So in this Topper Talks, I'm going to discuss the life, the story, the journey, the fight of Mr. Ravis. One attempt nahi, two attempt nahi, three attempt, fifth attempt, and went to IIM Mumbai. छोटा मोटा जगह नहीं. In the final attempt, he cracked the CMAT with All India rank 11. He had opportunity to go with the JBIMS. कैसे किया नहीं किया, यहाँ लोग तो 2 अटेम्प्ट में हवा निकल जाती है, थर्ड अटेम्प्ट में बोलते हैं कि अब मेरे पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं बची, तो इसने फाइट किया. फिफ्थ अटेम्प्ट 70 परसेंटाइल वाज द फर्स्ट स्कोर. देन वेंट टू IIM मुंबई. क्या था, क्या परसिस्टेंस थी, क्या मोटिवेशन फैक्टर था. एज ए टेकर्स मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, सजेशंस बताओ क्या हो सकता है क्या नहीं होता. मार्केट डाउन है, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड IIM मुंबई के इंटरव्यूज में आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए, मैं सब कुछ डिस्कस किया इस टॉपर स्टॉक में. तो टॉपर स्टॉक को लास्ट तक देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, क्योंकि टॉपर्स वो तो होता ही है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 लाया और क्रैक किया, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है एक फाइटर से. फिफ्थ अटेम्प्ट क्या क्या जर्नी थी, रीटेकर्स के लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, एक ट्रू फाइटर्स आपको बताता है. तो सीखो ट्रू फाइटर्स रवीश से कि उसने अपने लाइफ में क्या किया, आपके लिए क्या इंस्पिरेशन करता है. और इस जर्नी में आप अगर किसी कॉलेज में जाते हो या कॉलेज जाने के पहले आप रीटेकर्स हो या आपके पास गैप कुछ है, अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कौन कौन से कोर्स करने चाहिए. Think CAT. Think education. सो मिस्टर रवीश, यस सर. मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ 17-18 से. दिस इज अ 5 year लॉन्ग जर्नी. यस सर. तो स्टार्ट करने के पहले व्हाट वाज द लोएस्ट कैट परसेंटाइल? Somewhere around 77%. Near to 70s 80s, and then you fight and landed to IIM Mumbai, Nitty, then the Mumbai, Yes. and that to code IIM. Yes. ज्वाइन कर समय एज क्या था आपकी? उस टाइम 28 था. 28. फाइट कौन सा कैट आपका था जब ज्वाइन कर रहे थे? मतलब ईयर तो 2023 वाला कैट था. नहीं, कौन सा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैट अटेम्प्ट तो 5th कैट हुई. मतलब हैट्स ऑफ टू यू बॉस. 5th कैट. लोग 2 कैट में 3 कैट में देते हैं. 28 years. सारा ऑड्स आपके साथ था. इस जर्नी को मुझे डिस्कस करना है बिकॉज लोगों को पता होनी चाहिए कि नहीं, फाइट फॉर द स्पिरिट. 1 2 3 4. प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आपके पास 3-4 फेल्योर आप देखते हो, फेल्योर आई थिंक कि वो नहीं मिल पाता है जो आपको चाहिए, तो अब लगता है कि अब नहीं हो गया. तो इसी जर्नी को हम डिस्कस करते हैं. स्टार्ट कीजिए. Yes. 2017 में आपने कैट दिया. ग्रेजुएशन Yes, sir. कब का है आपका? ग्रेजुएशन 2016 में था. तो 2016 2017 फर्स्ट कैट. यस. देन इतनी लंबी लड़ाई लड़ी कैसे आप? दैट इज 5 years. स्टार्टिंग में तो सर पता नहीं चला. स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि अब इसमें इंटरेस्ट आया था कॉलेज के फाइनल ईयर में कि मतलब 2 ऑप्शंस रहते थे उस टाइम कि या तो गेट दे दो, नहीं तो कैट दे दो, नहीं तो अगर CFA वगैरह देना है तो वो जा सकते हो. तो मेरा इंक्लिनेशन स्टार्टिंग से कैट की तरफ ही था, क्योंकि वो इंजीनियर और मैनेजरियल दोनों साइड को कंबाइन करती है. गेट में क्या है, जनरली आप बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ टिल्टेड रहते हो, पर कैट में क्या है कि दोनों का यूज़ होगा. तो मुझे लगा कि दोनों का मुझे एक्सपोजर चाहिए, तो ये मुझे कैट के थ्रू और इंडस्ट्री में जाने के, जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा कैट के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, तो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर उसका मिलेगा. तो स्टार्टिंग से तो यही था कि कैट में ही जाना है. जब मैंने 2016 में पास आउट होने के बाद करीबन एंड ऑफ द ईयर हो गया था 16 में जब मैं पास आउट हुआ था, तो 17 से मैंने सीरियसली उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया. तो फिर 17 का कैट मैंने दिया था फर्स्ट टाइम. तो उस टाइम मैं हैदराबाद में ही था, तब मैंने पहला कैट वहां पे दिया. एंड यू लैंडेड टू 70%. देन फाइट जर्नी बताओ अपनी. 5 साल कितनी बार, मतलब क्या कभी सोच, मतलब क्या सजेस्ट करोगे? मैं तो बाद में पूछूंगा कि 5 साल तक कैट फाइट करना ये बहुत मुश्किल है. आई हैव हर्ड, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपने बच्चों को देखा है. 4th कैट एंड देन लैंडेड टू IIM बैंगलोर. यू आर द 5th कैट. पंचवर्षीय योजना चल रही थी आपकी. Yes. बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू फाइटिंग स्पिरिट. इतना डटे रहना कि नहीं, करना है करना है. पूरी बात करेंगे हम लोग, सब कुछ Yes. देखेंगे क्या है नहीं है. तो कैट स्टार्ट किया, 70 पे लैंड किए. देन ये जर्नी आप बताओगे बच्चों को कि क्या रहा 17 टू 2023? तो सर स्टार्टिंग में जब हम लोग कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा एम्बिशन रहता है, थोड़ा एड्रेनलिन रहता है. फैमिली भी ज़्यादा
फैमिली की तरफ से भी ज़्यादा वो नहीं रहता, सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ ठीक है, दे दो, अच्छा फील्ड अच्छा है, सक्सेस के चांसेस अच्छे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छा मिलेगा। तो वो स्टार्टिंग में तो सर कुछ पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में सब नॉर्मल रहेगा। आप कुछ आपको फेलियर के बारे में जनरली आप स्टार्टिंग में नहीं सोचते हो, आप तो स्टार्टिंग में सब यही सोच के चलते हैं कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता जाना है। बाकी एम्स भी होते हैं, वो तो कोई देखता नहीं है। तो मेरा भी वैसे ही था कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में से कोई एक तो मिल ही जाएगा, और फाइट करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मतलब मेहनत करूंगा तो मिलना चाहिए। ये तो था स्टार्टिंग। फिर जब पहला कैट फेलियर हुआ, तब तो था कि हाँ चलो, क्वांट अच्छा नहीं गया। ऐसे क्वांट तो मेरा स्टार्टिंग से ठीक ही आता था, क्वांट में मेरे जनरली उतना प्रॉब्लम नहीं था। जो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था वो वीआरसी में था और डीआईएलआर में था। डीआईएलआर भी स्टार्टिंग में सॉल्व हो जाती थी क्योंकि 3 घंटे का पेपर हुआ करता था, तो डीआईएलआर में भी ठीक ठाक आ जाता था। वर्बल में बहुत फंसता था, नॉट बिकॉज कि इंग्लिश खराब है, इंग्लिश तो ठीक है, पर वो जो इंग्लिश पूछते हैं वो एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश नहीं होता, वो मोर और लेस एनालिटिकल एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ इंग्लिश होता है, जहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट और थीम और वो सब समझनी पड़ती है, स्कोप। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा था कि मतलब पहला फेलियर हुआ तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, चलो कोई नहीं, स्टार्ट सेकंड वाले में अच्छे से देंगे। जब सेकंड फेलियर भी हो गया, तब थोड़ा सा ऐसा डेंट पड़ा कि 2 बार हो गया है अभी। जनरली 3 बार में लोग छोड़ देते हैं, उस टाइम हमारे टाइम भी यही चलता था कि 3 बार में हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर अल्टरनेट करियर ऑप्शन आप देखिए, कुछ और कर लो, गेट दे दो, या गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लो, या बहुत लोग यूपीएससी के साइड में चल भी चलेगा। तो वैसा था कि सेकंड में भी ये हुआ कि ठीक है, सेकंड में थोड़ा सीरियसनेस आई कि नहीं, अभी सिचुएशन बिगड़ सकता है। अगर सीरियसनेस था, पर ज्यादा सीरियसनेस लाइक मतलब अब टाइम और पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारा लग चुका है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जो पॉपुलर कोचिंग सेंटर से वहाँ पे करता था, स्टार्टिंग पहला अटेम्प्ट मैंने पॉपुलर बहुत पॉपुलर कोचिंग सेंटर में किया था, तो यहाँ पे फीस ज्यादा लगती। वो भी थोड़ा सा, अब घर वालों को तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो तो ऐसे ही देखते हैं कि कितना पैसा लगा और कितना हमें को रिटर्न में। तो वैसा था। तो फिर सेकंड बार जब मैं फेल हुआ तो फिर थोड़ा सीरियसनेस आई। थर्ड बार जब फेल हुआ, तब तो मतलब वो तो सेल्फ डाउटिंग स्टार्ट हो गया उसके बाद से, कि क्या मतलब क्या गलत। तो शायद मैं जब सेकंड टाइम फेल हुआ था, फिर आपसे मिला था, तो वहाँ पे शायद उस टाइम मैं रांची भी आया था। तो उसके बाद जब थर्ड टाइम हुआ, थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम पे भी हो गया, जब कंसिक्वेंटली होने लगे, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, तो फिर तो मतलब सेल्फ डाउट के ऊपर एक ये भी आ गया कि क्या मतलब डिसीजन गलत ले लिया, क्या मेरे लिए था नहीं। क्योंकि सब कुछ रहता है, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगी, आपके पास मतलब वो जील रहेगा, वो नॉलेज भी रहेगी, पर वो होता है कि डी डे में नहीं हो पा रहा है। और एक और वो एक फियर आ जाता है, डी डे फियर। थर्ड फेलियर के बाद से आप ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर हर कोई 50 kgs का लोड लेके चल रहा है, तो मेरे ऊपर ऑलरेडी 100 का लोड है, मेरे को उसमें 50 kg को क्रॉस करना है, मतलब उनको आउट परफॉर्म करना है। तो ये रहता है डी डे में, डी डे का प्रेशर को कोई मतलब नकार नहीं सकते। वो एक मोमेंटम बनता है, अगर डी डे में वो मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ही होता है, नहीं तो बहुत लोग फिफ्थ के बाद भी फेल होते हैं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, जो एक मेरा क्लोज फ्रेंड है जो कि सिक्स अटेम्प्ट में अभी जाएगा, उसका 99% आएगा, 99 प्लस प्लस है। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में सिक्स अटेम्प्ट में हो जाए। तो ऐसे भी लोग हैं जो फिफ्थ के बाद भी जाते हैं सिक्स में। एक मेरा ऐसा, जनरली 2 ही लोग मैं सुना हूँ मेरे नॉलेज जो सिक्स तक गया है, वो मेरा एक दोस्त ही है। मेरा भी सिक्स हो सकता था, पता नहीं, अगर मेरा मुंबई नहीं निकल। ऑब्वियसली मुझे याद है, 2 कैट तो हम लोग साथ में गए थे। यस। थर्ड कैट में आपने मुझको कॉल किया था, वी आर फ्रॉम द सेम कराची, तो वो दिन मैं अपनी फैमिली के साथ आया था, तो मैं मिल नहीं पाया था आपसे। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, रवीस क्लासरूम में मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट था, वो काफी अच्छा सॉल्व करता था, हमें पता था कि मैथ्स बहुत अच्छा है। इंग्लिश भी वो काफी अच्छा रिप्लाई करता था। बट डजंट मीन कि अगर आपका कैट फेल्योर हो रहा है तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं। जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे आप कैट देते हो वो तो बर्डन इंक्रीज होती जाती है, तो डीडी का प्रेशर होता जाता है, एंड यू हैड समथिंग, फाइनली यू हैव दैट मूविंग माउंटेन्स बिहाइंड यू। आई एम मुंबई का लोगो। यस सर, तो अगर लोगो और मेरा जर्नी को देखे तो वो बहुत ज्यादा कंपेरेबल। यस, दैट्स आई वाज द मूविंग माउंटेन्स। आप अपने साथ बहुत बड़े माउंटेन्स को लेके चल रहे थे।
यस। आज भी मैं मतलब कि कैट के बाद लोगों का सेकंड अटेम्प्ट है, लोग ने कहा कि अब छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। आई नो कि पोटेंशियल काफी अच्छी है, कैट प्रेशर बहुत अच्छा हो रहा है, एंड दिस बार का कैट इज द वन ऑफ द टफेस्ट कैट, अनएक्सपेक्टेड कैट। तो आपका सजेशन क्या होगा बच्चों के लिए? कैट एक्चुअली अभी ज्यादा टेस्ट ये कर रही है, और पिछले साल से ही करी है। इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही टफ पेपर था कि बी रेडी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग। मतलब वो आपको बेसिकली डिसरप्शन के लिए प्रिपेयर कर रही है। ऐसे जब आप एमबीए ज्वाइन करते हैं कोई भी, तो एक सब्जेक्ट आता है रिस्क एंड डिसरप्शन बिजनेस में। तो वो अभी बहुत हॉट टॉपिक है इंडस्ट्री में कि कैसे डिसरप्शन से फाइट करना है। और बहुत ज्यादा कैट के जो भी कन्वीनर रहते हैं वो ये चीज पे बहुत ध्यान देते हैं कि क्या डिसरप्शन हैंडल कर सकता है कैंडिडेट। उसका ही एक रेप्लिका रहता है पेपर। हर कोई हर साल अपना जो भी प्रीवियस सेट पैटर्न है उसको चेंज करने की कोशिश करता है, और अब तो और ज्यादा कर रहा है। कभी क्योंकि 3 पेपर होते हैं तो तीनों कैसा आएगा कोई बोल नहीं सकता है। तो ये डिसरप्शन से फाइट करने का ये जो एक कैपेबिलिटी बनना चाहिए, वो अगर अभी नहीं है तो शायद पेपर निकालना भी टफ। क्योंकि बहुत लोग जो ट्रेडिशनली बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे थे पहले के कैट्स में, वो इस बार बहुत लोग फेल हुए हैं। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि ऐसा हो जाएगा, 10 क्वेश्चन क्वांट में सॉल्व नहीं होंगे, 10 12 आपने कर लिया तो आपका 99 क्रॉस हो जाएगा। ऐसा कोई कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैंने भी जब दिया था तो 12 क्वेश्चन में 99 नहीं टच। उस टाइम भी कम ही था, 99 से थोड़ा सा कम था। तो इस बार 10 11 क्वेश्चन में बहुत सारे स्लॉट्स में ऐसा क्रॉस हुआ है। मैंने पूरा एनालिसिस नहीं देखा, पर बहुत कम हाँ, क्वेश्चन करने पड़े थे कैट क्वांट के लिए फाइव खास करके। क्वेश्चंस में 90 परसेंटाइल है, यस। एंड अराउंड 7 8 क्वेश्चन में 99 लोगों से बन नहीं रहे थे यस। कंप्लीट। मतलब कि लोगों ने कहा कि पेपर इंजीनियर्स के लिए है, बट इंजीनियर्स से भी पेपर सॉल्व नहीं हो रहे थे। करेक्ट। ओके, सो कुछ बातें करते हैं। 5 बार कैट, कितना टफ जर्नी था। ऐसा नहीं लगा कि अब छोड़ो हो गया, कुछ भी जॉब मिला? क्योंकि देखो, जब आप पहला कैट देते हो, दूसरा कैट देते हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बस अब थर्ड मेरे लिए तो नहीं जर्नी बनी है, शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूं, या मैं तो क्या था। मतलब ऐसा कभी सोचा धनुष से मैं कैसे क्या किया? जैसे जब थर्ड फेलियर हुआ था उसके बाद ये, थर्ड फेलियर के बाद मतलब ये सब चीज आ गई थी। घर वाले ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो मतलब पहले एक्टिवली सपोर्ट करते थे, फिर बाद में पैसिवली सपोर्ट हो रहा था। मतलब कि मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, कोई नहीं, किसी घर का वाले भी नहीं बोलते घर। हैं, बाकी दोस्त के साथ कभी लोगों हाँ। का मिलना जुलना कम हो जाता है कि मैं बाहर हाँ क्या वो। जाऊं, यस यस, या वो एक्चुअली क्या होता है सर समाज के कि लोग, खासकर बिहार झारखंड में, कि बेटा क्या कर रहा है। हम्म। हाँ। तो सर वो एक चीज एक्चुअली में क्या होता है, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ क्या होता है कि मेजोरिटी लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो उनसे तो आप ऐसे ही बात, आपका कम्युनिकेशन कम हो जाता है। और जो फंसे रहते हैं, जो अपने आपके साथ में रहते हैं, वो भी इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि आप उनसे ज्यादा बात करने का आपको मन करेगा। फिर सब एक ही बोट में है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो नए बच्चे आते हैं और जो नए लोग आके फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, तो उससे एक अलग भी वो रहता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हाँ, क्या हो रहा है। मतलब लाइक आपको समझ में नहीं आएगा बेसिकली वो। मैं जैसा बोला कि डिस्टर्ब, आपको पूरा माइंड सेट ही डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्या है, मतलब लाइक कुछ तरीका है निकालने का या फिर नहीं है, या फिर क्या हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन बहुत होती है। आप कहीं निकल नहीं सकते। मेरा भी वैसे ही था। मैं थर्ड फोर्थ फेलियर के बाद तो हार्डली कहीं निकलता था, और हार्डली किसी से बात करता था। कभी कभार आपसे बात हुई थी, बीच बीच में होती थी, कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए था या फिर बहुत ज्यादा डाउन फेस चल रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। आप लाइक आप कैसा भी आपका नेचर हो, अ, आप वो नहीं हो पाता है। मतलब आप कम्युनिकेट आपको करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह से आपको सेम ही रिप्लाई आती है कि कोई नहीं, हो जाएगा, ये नहीं तो वो, ऐसा मतलब होता है। पर वो, तो वो आपको सुनने का मन नहीं रहता, क्योंकि आपका ये रहता है कि यार होना चाहिए, और ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आप जनरली उन्हीं से बात करना चाहोगे जो आपको ये बोले कि क्यों नहीं हो रहा, या फिर कैसे हो सकता है। तो जो ट्रेडिशनल रिप्लाई देते या जो ऐसा मतलब हाँ, घिसा पिटा नॉर्मल है, मैं रिप्लाई है, समझ वो सकता उससे उन लोगों से आपको बात करने का मन नहीं करेगा, और वही मेजोरिटी रहते हैं कि हूँ। वैसे एक ही रिप्लाई चीज वाले। सुनना, मुझको पता हम्म। है तुम क्यों बोल रहे हो। मुझे वो दिन भी याद है जब आपके पापा ने फोन किया था कि यस। हो गया, अब कैसे क्या करना है। आपसे ज्यादा हम्म। खुशी उन्हें थी
कि Yes. बेटा नीति जा रहा है, हम्म। एंड दैट टू कोर, एंड नीति बिकम्स आई एम मुंबई। हाँ, वो तो एक दैट्स हम्म, आई एम, एक ड्रीम होता है कि आई एम में जाना है, एंड दैट टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट आई एम। वो भी yes. छोटी मोटी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे, कितना फाइट मारना चाहिए, सर, जैसे कि ये है, हमारे को ये या पढ़ाया भी जो जाता मुझे है निकल कि जाना चाहिए? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम्म, कल ही रिजल्ट, कल क्या, हाँ अभी भी रिजल्ट अपडेट हो रहा है आईएमटी में। नहीं ठीक है, आईएमटी में सेटल हो जाए, यहाँ पे मैं आईएमटी हम्म, को कोट कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि आईएमटी अच्छा है या बुरा है, जस्ट एग्जांपल कि नहीं हम इसमें सेटल हो जाते हैं, लाइक आईएमटी हैदराबाद में मैं सेटल हो जाता हूँ, या हम्म। इफ यू बिलीव कि आप कर सकते हो तो आगे बढ़नी चाहिए। एक्चुअली इसमें दो है। होता क्या है कि जैसे मेरा भी आईएमटी क्लियर हुआ था, ये सेम चीज मेरे दिमाग में भी आया। तो एक्चुअली क्या रहता है कि आ, आप रिस्क, मतलब जो भी आपका जो बेसिकली रिस्क ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस भी मिल सकता है, फेलियर भी मिल सकता है। तो बेसिकली जो हम नहीं करते और जो हमें करना चाहिए और जो अभी हमको सिखाया जा रहा है कि हमेशा अपने रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करिए। अगर पूरा पूरा मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जो ये चीज़ है ये एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई होती है। आप कैट के लिए प्रिपेयर करिए, पर एक अल्टरनेट ऑप्शन हमेशा साथ में रखिए। मे बी वो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या आप काम करते हुए आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि दूसरा चीज़ एक और आता है, जब आप एमबीए कॉलेज ज्वाइन करोगे तो ये लोगों को पता चलता है, वर्क एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर आपका गैप ईयर ज़्यादा हो जाता है तो वो एक नेगेटिव पार्ट कहीं कहीं प्ले करता है, सारी कंपनीज में नहीं, पर कोई कोई कंपनी जो ट्रेडिशनली इसको वैल्यूएबल मानती है कि अ, अगर गैप ईयर है तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं है। वो कंपनी टू कंपनी पॉलिसी डिपेंड करती है, पर अ, अच्छा यही रहता है कि आप कर रहे हो, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट के बाद तो आप बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हो कि कैसे प्रिपेयर करना है शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टर्म कैसा प्लानिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो। तो मेरा था कि मैंने फिर बीच में जॉब भी किया था 2 साल। तो जॉब करते हुए भी मैंने वो स्टार्ट मतलब कंटिन्यू रखा था। तो दो चीज, तीन चीज आप कर सकते हैं कि आप अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करिए, आप कैट के साथ कुछ और अल्टरनेट ऑप्शन भी साथ में करते रहिए। वो एक कोर्स हो सकता है, वो एक पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है, या फिर आप फुल टाइम जॉब करते हुए भी कर सकते हो अगर आप मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप कोई और एग्जाम भी साइमल्टेनियसली देते रहिए। मे बी वो एक बैंकिंग हो सकता है, एसएससी हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, कुछ भी और भी दूसरे एग्जाम्स हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी के लिए तो फुल टाइम प्रिपरेशन चाहिए, पर जो इजियर एग्जाम्स है कंपेयर टू यूपीएससी, मतलब एसएससी, बैंकिंग, या आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाए, जैसे डेटा एनालिटिक्स, या आप एक्सेल वगैरह एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। तो इससे कहीं कहीं जॉब्स लग जाती है। और बहुत लोग सीए सीएफए भी करते हैं, सीएफए भी कर सकते हो अगर आपका फाइनेंस अच्छा है, उस डोमेन में जाना है तो आप सीएफए करके रखो। तो उससे क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका गैप ईयर कवर भी हो जाएगा, प्लस जो फाइनेंस कंपनीज रहेगी वो इसको वैल्यूएबल भी मांगती है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं सर। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली 3 कैट अटेम्प्ट के बाद लोगों को सिलेबस तक याद हो जाती है। यस। मतलब लोग ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थर्ड अटेम्प्ट में आप बुरे होते हो, नए टीचर से ज्यादा पता होता है बच्चों को कि ये है, तो आपको पूरी पढ़नी की तो है नहीं, एग्जाम्स के पहले पढ़ो एंड यू कैन मूव टू अदर ऑप्शंस, बट कैट हम्म। मतलब रियली, जब आपका फोन आया था कि सर कन्वर्ट हो गया, मैंने कहा कौन सा कन्वर्ट हो गया? नीति नीति, मैंने कहा कौन सा? फिफ्थ अटेम्प्ट है, कोर है, तो दैट्स कन्वर्ट, बोलो वाओ, दिस इज द रवीश द फाइटर। मतलब मैंने बहुत लोगों से मिला है, मोर देन लैक्स पीपल तो होंगे ही होंगे जिसको मैं टच हूं, यू आर द वन ऑफ द पीपल जो मुझे याद है, बीटेक क्लासरूम में हो या नहीं हो, जमशेदपुर का बंदा, फाइट बहुत कुछ अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा आपने। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, इंटरव्यू क्रैक करना कितना टफ था? सर, इंटरव्यू में दो चीज़ है। अगर आपने कुछ भी यूनिक नहीं किया है तो डिफिकल्ट पड़ेगा, तब आपका जनरल कॉम्पिटिशन में। और आपका प्रोफाइल में कुछ भी यूनिक है तो आप उसको पूरा हाईलाइट करो। उनको दिखना चाहिए, उनको एक डाइवर्स क्लासरूम चाहिए। मेरा एक यूनिक फैक्टर ये था कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस माइनिंग सेक्टर में था, और माइनिंग सेक्टर के बहुत कम बच्चे हैं। और माइनिंग सेक्टर, और आई एम मुंबई में माइनिंग सेक्टर से भर भर की कंपनीज आती हैं, चाहे वेदांता ले लो और बाकी जितनी भी छोटी माइनिंग कंपनीज है और बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं, माइनिंग मशीनरी कंपनीज है। अ, तो ऐसे कंपनीज आती है यहाँ पे, जो जितने भी पॉपुलर माइनिंग रिलेटेड कंपनीज वो आती है, लेकिन बच्चे बहुत कम रहते हैं माइनिंग के। तो वो एक यूनिक फैक्टर था, वो आप
बहुत ज़्यादा मैंने उसको अपने इंटरव्यू में बहुत हाईलाइट करके दिखाया था। और दूसरा चीज़ है कि अम, जैसे मेरे इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपका फेवरेट इंजीनियर कौन, ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने एक इंजीनियर के बारे में पढ़ा था जिसने पहली बार क्वालिटी सर्कल इंट्रोड्यूस किया था। तो जब मैं निटी का इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता था जब निटी था। तो उस टाइम वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आठ आठ क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से होगा। 2 क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी एंड सीवी रिलेटेड हो सकती है। तो मेरा बहुत डेप्थ इंटरव्यू गया था, क्योंकि मेरा वर्क एक्स भी ज़्यादा था, मतलब वर्क एक्स भी अच्छा था, और मेरा पासिंग ईयर में और जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब एक बड़ा टाइम पीरियड था। तो वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट मुझे सब्जेक्टिव नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा। तो मेरा इंटरव्यू बहुत डीप में गया था, मतलब इन्वेंट्री मॉडल से लेके प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और ह्यूरिस्टिक मॉडल से लेके प्रोबेबिलिस्टिक, और सारे जो न्यूअर मॉडल्स है वो भी उन्होंने पूछा था। तो ये सब मैंने पढ़ के रखा था, तो मुझे बताने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो और मतलब ये एक चीज था इंटरव्यू का। दूसरा ये था कि जो यूनिक फैक्टर है वो मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था। और तीसरा ये था कि आप जब भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक स्माइल होना चाहिए, चाहे आप कितना भी आपका मतलब क्या बोलते हैं, जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहे, पर वो ऐसा चाहते हैं कि डिफिकल्ट जर्नी के बाद भी आप में एक पेशेंस और एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा टफ ना हो जाए। तो वो एक था। तो ये तीनों चीज़ मैंने किया था, क्योंकि उसके पहले भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे। उससे भी थोड़ा सा मैंने मतलब जॉट डाउन किया था पॉइंट्स कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है, और बाकी मैंने आपसे गाइडेंस वगैरह भी लिया था। तो सारे चीज़ को कंबाइन करके मैंने ये तीन चीज़ किया था, जिसके वजह से मेरा एक्चुअल में अगर आप देखो तो मतलब थर्ड लिस्ट मेरा कन्वर्ट हुआ था। तो मेरा मेरिट रैंक काफ़ी अच्छा था। तो वो था, तो वो देखने का। और प्लस जैसा कैलकुलेशन होता है उसमें उस टाइम हर साल तो अलग होता है, और कभी कोई इंस्टीट्यूट रिवील नहीं करता है क्या ये था। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा था, इसके वजह से वो मेरा जो नहीं, हाँ मेरिट सही। रैंक था वो अच्छा बना। आपने इंडस्ट्रियल के बारे में बात की, सब कुछ बात किया, बहुत अच्छा किया। रवीश, आप में मेच्योरिटी बहुत अच्छी आ गई है, जो दिख रहा है मुझे। टाइम मेच्योरिटी लेके आता है। क्या सजेस्ट करोगे अभी के बच्चों के लिए, बिकॉज आई एम मुंबई का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो तो फॉर दिस इंटरव्यू पर्सन जिनके पास कॉल्स है। हम्म तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंजेस है। पूरा पूरा इंस्टीट्यूट ही अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे। अभी जैसे मेरा जहाँ तक मानना है ऐसा, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो उनके मेंबर्स और उनके जो कंसर्न अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे। पर जहाँ तक मेरा ऐसा फीलिंग है, मेरा पर्सनल जो व्यू है कि इंस्टीट्यूट इज सर्चिंग फॉर डाइवर्स कैंडिडेट्स। अभी क्या है कि वो इंजीनियर्स के साथ साथ, मतलब इंजीनियरिंग माइंडसेट डोमिनेंस अभी थोड़ा कम होगा, और एक जो डाइवर्स माइंडसेट होता है, मतलब इंजीनियरिंग के साथ आपका पर्सनालिटी और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह, ये सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। तो अभी क्या है कि आप निटी का जो कोर चीज था वो थोड़ा तो रहेगा, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल गायब हो जाएगा। वो थोड़ा रहेगा, पर उसके साथ एडिशनल प्रिपरेशन भी चाहिए, जो कि आपका पर्सनालिटी रहेगा, और अपार्ट फ्रॉम वर्क एक्स, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और आपने क्या किया है वो चीज़ भी रहेगा। और मतलब आपका कम्युनिकेशंस वगैरह, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, डेप्थ ऑफ नॉलेज, और एक मतलब मैनेजेरियल माइंडसेट जो उन्होंने देखते हैं कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप दूसरों को समझ सकते हो और कंपनी को समझ सकते हो, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को अलाइन कर सकते हो। वो एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं एक मैनेजर बनने जा रहा हूँ, तो वो एक मैनेजरियल माइंडसेट भी वो चेक करे। ऑब्वियसली, एंड यू सेड कि जब आईएम था तो आपसे इंडस्ट्री पूछा, एंड हियर निटी का यूनिटी टाइम में अगर मैं एमबीए को छोड़ दूं तो एमबीए ऑप्स और सप्लाई चेन में एटलीस्ट वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ऑप्स और सप्लाई चेन कुछ तो पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल्स वैसे डिजाइन, मतलब अभी मॉड्यूल का डिजाइन नहीं है, पर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सप्लाई चेन का यहाँ पे, तो कुछ तो उनका इफेक्ट, उसका इफेक्ट कोर्सेज पे रहेंगे। और उसके पैनलिस्ट तो अभी भी वही है, हम्म, प्रोफेसर वही है, तो yes। वो कुछ ना कुछ तो होगा। नाउ निटी टू आई एम मुंबई, कुछ चेंजेस देखने को मिल रही है? मुझ में तो बहुत चेंजेस आया है, और
मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या रहता है कि जब आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप पूरा बैच को आप देखते हो, तो आप देखते हो कि पहली बात तो कि आपका आपके जैसे स्ट्रगल करने वाले और भी लोग मिलेंगे आपको, और आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे बेसिकली। ऐसे भी मिलेंगे जो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं इस साल और उनका कन्वर्ट हुआ है, मतलब हर रेंज के लोग मिलेंगे हमारे क्लास में, तो ऑलमोस्ट हर टाइप के। मेरा मेरा मेरे जैसे लोग भी है जो फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में आए हैं, और फिफ्थ वाला तो मैं ही अकेला हूँ क्लास में, और फोर्थ अटेम्प्ट वाले भी एक दो है, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले। और अब ऑलमोस्ट 20-30% फ्रेशर्स है, या तो फ्रेशर मतलब एक साल का गैप है, या फिर लेस देन 1 ईयर। और 8-10 लोग आप ऐसा मान के चल सकते हो जो कि जस्ट इसी साल पास आउट और इस साल इंस्टीट्यूट में है। आप और मेरे को ये बताओ, वो 4 लोगों के बारे में जो पहले रवीश को कुछ और बोलते थे, अब क्या उनका फीलिंग है? आई एम मुंबई एंड द रवीश। ऐसे मैंने सच बोलूं तो ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया था, मतलब सिर्फ क्लोज लोगों को ही बताया था कि यहाँ पे मेरा हुआ है। एक्चुअली बहुत लोगों को तो पता नहीं। ऐसे मैंने जब लिंक्डइन वगैरह में अपडेट किया तो बहुत लोगों को पता चला, वहां से लिंक्डइन और फेसबुक और व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में तो नहीं, पर फेसबुक और लिंक्डइन में मैंने ज्यादा किया था। जब अपडेट किया था तो बहुत लोगों को वहां से, फेसबुक से और लिंक्डइन से बहुत लोगों का आया था कि कैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, और उनको भी पता था कि लंबा जर्नी है। बहुत तो ऐसे थे जो मेरे साथ फर्स्ट स्टार्ट अटेम्प्ट में थे, और वो उनको जब पता चला तो वो भी थोड़ा बिलीव नहीं किया कि अभी तक दे रहे हो, अभी अभी हुआ है। तो वो एक उनको भी थोड़ा शॉक लगा था। और मैंने बहुत कम लोगों को बताया था। हाँ, मैंने जिनको बताया उनके थ्रू बहुत लोगों को पता चला होगा, क्योंकि ये थोड़ा सिचुएशन ऐसा था ना, बहुत यूनिक टाइप का सिचुएशन। तो कोई भी जब सुनता है तो थोड़ा सा वो जानने की कोशिश करते हैं नए भाई क्या हुआ स्टोरी को कैसे। लोग जल्दी एब्जॉर्व नहीं करते हैं। हाँ, बहुत लोग ये बिलीव ही नहीं होता है, बहुत लोगों को लगता है यार ये तो पॉसिबल हाँ, नहीं है, सही सच बात है मतलब या फिर कुछ फेक न्यूज है। निगेटिव बोलने वाले तो बोलेंगे 5वें अटेम्प्ट में किया, क्या किया, इतना क्यों ही किया, वो फलाना का बेटा बहुत लंबा टाइम ले लिया, हम्म। हाँ उससे अच्छा कहीं अमेठी ज्वाइन करके अभी तक पैसे कमा रहा होता। हाँ, ये तो यस। तो नहीं, ठीक है, बट आई एम मुंबई बॉस। मैंने तो एक ही बात सोचा है, मतलब अपने बच्चों को, मतलब मैं हमेशा, मतलब बच्चों को तो स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप अगर आई एम मुंबई में जाते हो ना, तो कुछ हो या नहीं हो, या आप आई एम्स में जाते हो, आपका बेटा बोलेगा कि मेरा बाप आई एम्स है। दिस इज द प्राउड जो आप अपने किड्स में देखोगे इन फ्यूचर। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं जस्ट अपने बेटे का एडमिशन अभी करवा के आ रहा हूँ। यहाँ पे एक स्कूल है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू से इन द पब्लिक, लेकिन एक होता है वैल्यू। अगर पेरेंट्स अच्छे जगह पे है ना, तो बच्चों का वो छोटा सा नजरिया चेंज हो जाता है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू ऑल्सो। नाउ क्लासरूम की बात करते हैं। जब आप निटी में पढ़ रहे थे, आपने वो फेज देखा, आपने डायरेक्टर्स मैसेज भी देखा होगा, सब कुछ देखा कि दैट इज निटी इज गोइंग टू बिकम द आई एम मुंबई। क्या माहौल था निटी का? या आपको लगा कि अच्छा चलो ठीक हम्म। है, आई एम मिल गया, यही तो चाहिए? क्या था क्या? हाँ, एक्चुअली 2-3 चीज हुई थी उस टाइम, और बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी चीजें हो रही थी। जैसे कि जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग था उस दिन, या उसके एक दिन पहले एनआरएफ रैंकिंग आई थी। उसमें जब अपना वन ऑफ द टॉप 10 में आ गया था अपना रैंकिंग, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज थी। और तो उसका एक थोड़ा सा फेस चल रहा था कि अब हम टॉप 10 में हैं, वी आर विद द मेन आईएम्स। तो वो एक बहुत खुशी वाली चीज थी। जब हम यहाँ पे आए थे तो दो, एक्चुअली मेरा और भी कन्वर्ट था। मेरा एक्चुअली जेबीआईएमएस भी, मतलब सीटी में मेरा मैं अच्छा, उसकी भी बात करूंगा, मैं सीमैट उसकी में भी बात यस। करूंगा। हाँ, हम्म। तो सीमैट में भी एक तो मेरा एक जेबीआईएमएस वाला भी ऑप्शन था। और वो एक्चुअली मैं फील करता तो मेरा हो जाता फर्स्ट राउंड, क्योंकि गिवन दी परसेंटाइल और यू वगैरह। वेयर द AIR 11, 11th रैंक। वो भी एक दो तो नहीं, बहुत 70 परसेंटाइल से स्टार्ट जर्नी, 5 साल की फाइट। देन सीमेट भी बात करेंगे क्योंकि ये भी है। हाँ, तो तो आई जब एम मुंबई। क्लास, एक्चुअली ये न्यूज 2-3 साल से, मतलब कुछ उससे पहले से भी फ्लोट हो रही हाँ, वो कि मुझे ये मुझे आईएम पता बनने था वाला है। 2018 से हमारे पास हाँ न्यूज आ गई थी कि आई एम मुंबई इज गोइंग टू बी द हाँ। नेक्स्ट। तो लोगों को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा कि यार ये तो बहुत सालों से पता चल रहा है, हाँ, हर पता कोई था आता है बस। बोलता है और चला जाता है। तो पर हमारे जो जो नए डायरेक्टर आए थे, वो वो मतलब इसके तरफ बहुत इंक्लाइंड थे, और उन्होंने बहुत हार्डवर्क भी किया है, उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस बहुत सारे लाए हैं, जिसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया।
तो जब ये न्यूज़ आई थी, जब वो गैज़ेट में प्रिंट होके आया था, तब लोगों को लगा नहीं मामला अब सीरियस, अब तो कुछ होने वाला। और तभी भी हमको लगा कि यार अभी तो गैजेट में आया है, अब कब ये टाइम पार्लियामेंट में लगेगा। जाएगा और क्या होगा अब ये सबको। और लोग फिर वो बहुत रिसर्च भी करते थे उस टाइम, हम लोग भी बहुत किए थे कि वो जो जो शेड्यूल शीट रहती है, आई डोंट नो कि उसको शेड्यूल शीट बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो शेड्यूल एक बना रहता है कि कब कौन सा बिल टेबल होने हाँ, वाला है। तो हम लोग उनमें देखे यार बहुत पीछे है, अभी तो 50-60 और फिर बिल बिल आएंगे फिर। आएगा, फिर हाँ। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साइन हम्म। करेगा, फिर क्या होगा नहीं तो होगा। हम बोले कि लंबा है ये अपना, तब तक हो जाएगा, तो कुछ ज्यादा सोचने से फायदा नहीं है। उसके 1-2 महीने के बाद जब लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में हम वो एक्चुअली उस दिन हमारा एक गजब हुआ था कि क्लास उस दिन बहुत लोग क्लास से ज्यादा पार्लियामेंट का लोकसभा चैनल देख रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम वो एक गजब चीज था कि यार क्या होगा कैसे होगा, हमने एक्चुअली क्लासरूम में लाइव लगाया हुआ था यूट्यूब पे, तो वो भी हमने पूरा एक्सपीरियंस किया। जब पास हुआ तो फिर पूरा कॉलेज एकदम मतलब एक्साइट हो गया था। कैसे मतलब लाइक बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम आए थे ना, उनको तो उतना मतलब लाइक जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में आए थे उनको उतना लगा नहीं, चलो अच्छा बात है। लेकिन जो बाद में आया ना, जो उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ है, फाइट मारी। मतलब हाँ, और फिर उनको लगा कि नहीं यार ये मतलब ये मतलब ये थोड़ा सा मुझे ऐसा सुपर नेचुरल और ये सब चीज में उतना बिलीव नहीं करता हूँ, पर ये थोड़ा सा ऐसा टाइमिंग ऐसा लगा ना कि स्ट्रगल हुआ, फिर आए और तुरंत दो दो गिफ्ट मिल गया, मतलब एक तो अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया प्लस एक अच्छा टैग भी मिल रहा। हाँ, तो वो एक मतलब बहुत 5 साल गजब की चीज थी। फाइट जो है ना वर्थ रही। निटी, दैट टू आई एम इज जस्ट वाओ, एंड बिकम्स द आई एम मुंबई। बॉस लगता है मुझको भगवान यहीं पे भेजना चाहता था। एंड दैट टू आई एम मुंबई, आई मतलब ओल्डेस्ट आई एम। मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि दैट इज ओल्डेस्ट आई एम्स, न्यू आई एम्स, बेबी आई एम्स, निटी को तो वहीं रखते हैं। मतलब ब्लैक हिम, जो पहले ब्लैक ही था, नाउ द ब्लैक हिम। ओह बहुत अच्छा। तो दिस इज द जर्नी। फैमिली सपोर्ट तो आपने बताया। यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं कि यू डिडंट कन्वर्ट ओनली आई एम मुंबई, सी मैट में ऑल इंडिया रैंकिंग। ये चमत्कार कैसे हो गया? यू हैव AIR 11, ऐसा क्या मतलब, क्या किया क्या लास्ट फ्यू इयर्स में कि AIR लेके आ गए आप सी मैट एक्चुअली सीमेट पहले उतना ध्यान से लोग देते नहीं थे, मैं भी उतना नहीं देता था क्योंकि वो एक बहुत लास्ट में आता था, प्लस उससे एक ही अच्छा कॉलेज मिल रहा था, JBIMS। और भी अच्छे है पर मेरे रैंकिंग के हिसाब से एक ही कॉलेज अच्छा है वहां से मिलना। तो ये पर्सनल व्यू है, पर प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये व्यू सही नहीं होगा। पर मेरा एक एम्बिशन बेंचमार्क हाई था, तो उस बेंचमार्क के हिसाब से देखे तो JBIMS को ही मैं अपने लिए अच्छा मानता था। तो वो एक मैं मतलब मैं बहुत फ्री माइंड में दिया था, मुझे ऐसा रैंकिंग का कुछ खास उतना लेना देना नहीं था, मैं जस्ट एक बैकअप प्लान के जैसे दे रहा था। और जब मैं वहां पे सॉल्व कर रहा था तो मतलब मुझे सॉल्व भी करना नहीं पड़ा, मतलब इतना मतलब कॉन्सेप्ट्स और जो एक प्रैक्टिस होता है वो इतना ज्यादा हो चुका था उसके लिए कि मतलब आप मेंटल स्टेट बस वो मतलब प्रैक्टिस के इस लेवल पे था कि सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट अगर रह गया, बाकी और कुछ का कोई चीज का जरूरत नहीं। में? और जीके का हाँ एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हुआ था सीमैट में, जो कि एक वाइल्ड चीज है, वाइल्ड कार्ड बोल सकते हैं आप, वो है जीके सेक्शन। तो बिकॉज मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया था, तो उसकी वजह से मेरे जीके बहुत अप टू डेट थे। और जीके की वजह से वो एक जस्ट क्वांट इंग्लिश और DILR ये सब में सब सारे मार्क्स लेके आ जाएंगे, पर जो जीके और एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर होता है, ये दो ही जो आपको हो सकता है आपको 100 रैंक से 50 या 20 रैंक पे लेके आ जाए, या 11th रैंक पे लेके आ जाए। तो वो पार्ट था आपका जीके। जीके को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप रैंकिंग पे ध्यान दे रहे हो। जीके और एंटरप्रेन्योरशिप ये दो पेपर में इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्या करना था? अगर आप पूरा पूरा ये देखोगे मेरा स्कोर कार्ड देखोगे तो उसमें सबसे कम जीके और एंटरप्रेन्योरशिप में ही था। परसेंटाइल वाइज बहुत हाई था, पर रॉ स्कोर अगर आप देखोगे तो बाकी तीनों में तो ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल तीनों में था। मतलब 99.99 उसको आप वो 100 बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, पर 99.99 क्वांट में 100 था, बाकी दो में 99.99 था। और जीके और इसमें थोड़ा कम था, पर बिकॉज कंपेरेटिव होती है सारी पेपर, तो बाकी के कंपैरिजन में मेरा अच्छा था, तो उसके वजह गॉट से मुझे AIR, रैंक आई थी। AIR 11 कभी सोचा था? सर ये तो मतलब ये तो मतलब ऐसा हुआ था कि उस टाइम
वो पूरा 2-3 महीने तो बहुत टेंशन पे, पहली बार ऐसा 5-6 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो 3 महीने मैं बहुत टेंशन फ्री था। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जब शायद इसका रिजल्ट आया था जून में, जून नहीं, आई थिंक अप्रैल में या मई में आया होगा रिजल्ट। तो उसके बाद से जब तक मेरे यहाँ ज्वाइनिंग होता है तब तक का जो टाइम था 1-2 महीने, वो बहुत टेंशन फ्री था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार, अगर उस टाइम आई मुंबई के एक्चुअली इंटरव्यूज चल रहे थे, उस टाइम कन्वर्ट मेरा हुआ नहीं था। तो मेरे मेरे पास ऑलरेडी सीमैट का आ चुका था, और इसमें जेबीआईएमएस के लिए जीडीपी कुछ भी श्योर शॉर्ट चीज है वो तो। फिर मैंने देखा, मतलब परसेंटाइल मिलाया, और लास्ट ईयर सीमैट से कितने रैंक पे हुआ था, तो मेरे से बाद वाले रैंक भी जेबीएमएस कन्वर्ट किए थे। तो मैं तो एक एश्योर्ड था कि भाई एक एश्योर्ड चीज मिल गया, बाकी न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स में तो बहुत सारे मिल रहे थे, तो वो तो मैं ज्यादा देख नहीं रहा था, क्योंकि जेबीआईएमएस का जब ऑप्शन आ गया मेरे पास, तो न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स में जाने का मतलब थॉट उतना आया नहीं। तो फिर मैं बहुत, मतलब वो होता है कि 2-3 ऑप्शंस रहने से जो सुकून मिलता है वो भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था उस टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए। तो जीके एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पढ़ना चाहिए? बिकॉज यू हैव रिटन एसएससी एंड द बैंकिंग, तो वो फायदा किया। हाँ, जीके के लिए सर, मतलब जैसा है कि आप जो जो जीके के यूजुअल टॉपिक्स जो एनटीए पूछता है उसके ऊपर तो होना चाहिए कमांड, प्लस उसके साथ साथ आप एडिशनल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ क्वेश्चन है पूछ लेता है वो, कभी आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा पूछ लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आर्टिकल्स है वो सब देख सकते हैं। बाकी साइंस और साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो ज्यादा, मतलब जनरली लोग जीके सोचते हैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पर यहाँ पे बहुत अच्छा पेपर आता है जिसमें करंट और स्टैटिक दोनों का मिक्स रहेगा। तो स्टैटिक स्टैटिक को छोड़ नहीं सकते, और स्टैटिक बहुत ज्यादा श्योर शॉट है। और वो स्टैटिक, जब हम एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो स्टैटिक ऑलमोस्ट हमारा टिप्स पे होता है, क्योंकि वो एसएससी में बहुत बड़ी चीज होती है स्टैटिक, ठीक है। तो उसके वजह से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी कॉमन थिंग जो स्टैटिक में आता है वो मेरे टिप्स पे था, तो वो तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। हाँ, करंट अफेयर्स पे, मतलब पिछले 1 साल का आप करंट अफेयर्स, जो उसमें जो यूजुअल टॉपिक्स रहते हैं, अपॉइंटमेंट, मीटिंग, समिट्स, स्पोर्ट्स, और वो जो कन्वेंशनल टॉपिक्स जो है, ये सब पे करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तो वो है, क्योंकि दोनों स्लॉट का अलग अलग था, मेरे स्लॉट में दोनों का अच्छा मिक्स आया था, सेकंड स्लॉट में स्टैटिक पार्ट ज्यादा था, प्लस वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो अगर कोई दोनों कवर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर यूजुअल स्टैटिक टॉपिक्स और यूजुअल करंट अफेयर्स टॉपिक ये तो कवर होनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो सब कर लेते हैं जिनका कैट ठीक ठाक है। हाँ, तो मतलब यहाँ अगर पे मैं आपको पॉइंट, रैंक हाई चाहिए तो इतना तो करना आपको, पड़ेगा। मतलब अगर आप जेबी को सोच रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि जेबी करना की तो पड़ेगा। रैंक चाहिए ही चाहिए अगर आप नॉन यस। महाराष्ट्रियन हो तो। यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, आप ही के बैच का एक बच्चा है, आपको याद, हरीश, पता नहीं याद है या नहीं, ही क्रैक द एसएससी एंड आप ही के साथ सीमैट लास्ट ईयर, उसका रैंकिंग है AIR 5। मैं हम्म। उसको भी इन्वाइट करूंगा, उससे भी बात करूंगा, एंड अभी वो जेबी में। यू हैड हम्म। ऑप्शन जेबी एंड आई मुंबई। मैं यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, वाई जेबी नॉट, वाई आई मुंबई, बिकॉज डिफरेंट टॉपिक है। हम्म। द मेन एम ऑफ दिस टॉपिक इज 5 years यू फाइट। बच्चों के लिए भी फाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी मार्केट डाउन है, बहुत डाउन हम्म। है। तो अभी आपका क्या सजेशन है? अगर कुछ मिलता है बेसिक्स एवरेज तो ज्वाइन कर लेना चाहिए या फाइट करनी चाहिए? बिकॉज कैट रिजल्ट्स नहीं आने का कहीं मतलब नहीं होता कि आप खराब। हाँ, यहाँ पे है कि सर, मेरे हिसाब से अभी फाइट करना चाहिए। और अभी अगर आप एक एवरेज कॉलेज में जाओगे, बिकॉज मार्केट डाउन है, एवरेज कॉलेज में आपको डबल नेगेटिव हो जाएगा आपसे, क्योंकि अभी मार्केट बूम नहीं कर रही है। तो आप जो बाकी जो कॉलेजेस है, अगर आप उसका रिपोर्ट वगैरह उठा के देखोगे तो आपको वो साफ साफ दिखेगा कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज में जा रहे हो तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, और वो आपका चॉइस का प्रोफाइल और चॉइस के कंपनीज और चॉइस का जॉब रोल्स नहीं मिलेगा। तो अभी तो फाइट करना बिल्कुल जरूरी है, प्लस बिकॉज मार्केट लो है तो आप डाइव, मतलब अलग ऑप्शंस को भी साथ में रख सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस को साथ में रख सकते हो। और चाहो तो एक प्रोफेशनल कोर्स, कुछ भी एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेना था, सही रहेगा वो, क्योंकि आईटी सेक्टर में भी स्लो डाउन है, पर अ, अगर आप ये कोर्स करते रखते हो तो जब स्लो डाउन खत्म होगा तब आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। लेकिन एक एक चीज है, मतलब जैसे एसएससी हर साल कंडक्ट हो रही है तो वो तो एक रेगुलर चीज है, बैंकिंग हर साल कंडक्ट हो रही है, तो उसमें तो उतना स्लो डाउन ज्यादा नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको इन दोनों में से कोई एक भी क्रैक हो गया तो आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन। तो ये दो तो आप हमेशा ही टारगेट कर सकते हो। बाकी
बाकी बात रहा तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हो, पर वो एक बहुत पर्सनल डिसीजन है लोगों का। स्टेट पीसीएस की तरफ थोड़ा इजी अप्रोच रहेगा, स्टेट पीसीएस के लिए उतना ज्यादा कवर नहीं करना पड़ता कंपेयर टू यूपीएस। तो एक थर्ड ऑप्शन स्टेट पीसीएस को भी रख सकते हैं इस चीज में। तो चार चीज आप कर सकते हो, ये तीन एग्जाम्स जो मैंने बोला, प्लस एक प्रोफेशनल कोर्स कोई भी। अगर जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रही है जैसे डेटा एनालिटिक्स, और कोई भी पावर बीआई हो गया, एडवांस एक्सेल्स हो गए, और तो ये तीन चार चीज ऐसे है ना जो हर इंडस्ट्री यूज कर रही है या मैक्सिमम इंडस्ट्री यूज कर रही है। डैशबोर्डिंग वगैरह आप सीख सकते हो, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेस होते हैं। फिर अभी जैसे चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर चल रहा है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का जो रोल्स है अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा हायर कर रही है, क्योंकि हर कोई चाहती है कि जो भी डेटा उनके पास है वो एआई के थ्रू कैसे अच्छे से माइन किया जा सके। उसके लिए प्रॉम्प्ट बहुत यूजफुल, बहुत जरूरी चीज है। आपके पास बहुत लैक्स एंड लैक्स बाइट्स ऑफ डेटा होगी, पर आप कैसे उसका मीनिंगफुल इससे एक्सट्रैक्ट करो, तो सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करने से वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुल जाता है। तो एआई तो रहेगी अभी, तो एआई से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है, आप एक्सेल में भी एआई विथ एक्सेल कैसे आप यूज कर सकते हो, तो ये सब चीज तो कंपनीज ले ही लेगी आपको। अगर आपको एक नॉर्मल सा जॉब चाहिए तो ये तीन चार कोर्सेस आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। तो वो एक आपको प्रेशर हैंडल करने में हेल्प करेगा। आपका जो मेन एम्बिशन है वो साथ ही साथ रख के आप बाकी अल्टरनेट चीज को भी परस्यू कर सकते ऑब्वियसली फॉर कैट के लिए अगेन 9 मंथ देना इससे अच्छा है कि लास्ट 3 मंथs अच्छे से दे दो, मॉक्स वॉक्स दो, इसको यूज करते हैं। एंड अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्स है तो इवन इंटरव्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, हो। व्हाट डिड बस। यू डू इन द लास्ट 6 मंथ। हम्म। सर बस और कैट जब का प्रिपरेशन किया इज नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाँ, और जब आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद एसआईपी में जाओगे ना, तो ये जो कोर्सेस है ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि कंपनीज जब ये सब सर्टिफिकेशंस आपके सीवी में और आपके बैच प्रोफाइल में देखेगी, तो वो एक बहुत वो शॉर्टलिस्टिंग का बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है कि बहुत सारे कंपनीज के लिए। तो वो चीज़ बिल्कुल आप करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फायदा देगा। तो जो भी देख रहे हैं मैं बोलूंगा कि रिवाइंड कर लेना, सारे कोर्सेज को नोट डाउन करो, अपने लिए कोर्स सेलेक्ट करो और स्टार्ट करो। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप रिटेकर हो कैट में, अभी रिटेकर्स अगर दोबारा कैट स्टार्ट करना चाहता है तो आपका सजेशन क्या हो, अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज एंड द सेकंड ऑप्शंस फॉर द कैट, क्या करना चाहिए? तो पहला तो है कि पेपर एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए। और तो बेसिकली अगर दो तीन बार से ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, तो उसके लिए दो वही पेपर एनालिसिस एंड सेल्फ एनालिसिस, ये दोनों होना चाहिए। और उसके हिसाब से बेसिकली अगर आप एक लिख के अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लिख सकते हो या फिर आप एक्सेल में भी देख सकते हो। आप कुछ रोज एंड कॉलम्स बना के आप अलग अलग अपने लिए जो पैरामीटर्स है कि मेरा स्पीड है कम है, या एक्यूरेसी का फॉल्ट है, या फिर मैं मैं कवर सिलेबस सारे कवर नहीं कर रहा हूँ, वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्पॉट एनालिसिस। तो स्पॉट एनालिसिस वगैरह आप कर सकते हैं, वो आप एक्सेल में भी कर सकते हैं या फिर आप पेन एंड पेपर भी लेके कर सकते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर्ड है तो आप स्टार्टिंग से मॉक दो। आप जो आप कोशिश करो उस टाइप के इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। तो आप उसके लिए आप फिजिकल सेंटर्स में जाके मॉक दे सकते हो। और तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं मॉक्स के लिए, कि किसी दिन आप पूरा पढ़ के जाओ, किसी दिन बिना पढ़ के, या फिर किसी दिन बहुत कम पढ़ के, या किसी दिन बहुत स्ट्रेसफुल डे है तो आप जरूर जाके उस दिन मॉक दो, क्योंकि वो एक बहुत रियलिस्टिक सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो मैं अपने टाइम पे ऐसा करता था कि जिस दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिस दिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो है, उस दिन तो जरूर जाकर मॉक देता था कि क्या होता है इसका। तो आप जितना ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा। और अलग अलग टाइप के मॉक दो, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मॉक दो, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल। तो ये तो मॉक की बात हो गई। और दूसरा है कि आप सिलेबस पूरा देख लेना, सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वांट, वीआरसी। कि मैंने जब वीआरसी का देखा था मेरे टाइम पे, जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो पिछले साल मतलब 2022 और 2023 में एक बहुत ट्रेंड मैच हुआ था, जो कि है विच ऑफ दिस इज नॉट, मतलब वीआरसी में नॉट क्वेश्चंस आते थे कि विच ऑफ दिस इज नॉट द assumption, या फिर विच ऑफ दिस कैन नॉट बी, मतलब वो नेगेटिव वाले क्वेश्चंस।
नेगेटिव टाइप के वीआरसी क्वेश्चन बहुत कम आते थे। जनरली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते थे, या फिर एक पैराग्राफ दे दिया, एक कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन दे दिया, और इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट डू यू थिंक व्हाट ऑथर विल सपोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आना बंद हो गए थे और नेगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे थे, विच कैन नॉट बी या विच शुडेंट बी, इस टाइप के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। तो वो ट्रेंड मैच हुआ था। तो ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। प्लस बेसिकली अगर आपका सारा बेसिक्स कवर है, पहले तो बेसिक्स कवर होना चाहिए, कैसे कॉन्टेक्चुअली कैसे रीड करते हैं पैराग्राफ्स को, कैसे जॉट डाउन करते हैं, पैराग्राफ समराइज कैसे करते हैं, इंडिविजुअल पैराग्राफ आप समराइज करके एक पॉइंटर्स आपके लिए मतलब पॉइंटर्स आप लिख सकते हो पैराग्राफ के साइड में या फिर पेपर में, कि फर्स्ट पैरा में ये था, सेकंड में ये, थर्ड में ये। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट आप माइंड में बिल्डअप कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो माइन्यूट चेंज है, अगर आप रीडिंग का एक तरीका होता है कि मतलब कितना टाइम रीड करना है, कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब चीज अगर आपका सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो आप ये सारे जो छोटे छोटे माइन्यूट चीज है ना उस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका कुछ मार्क्स तो बढ़ाएगा ही। तो अगर आप ये सब चीज में लैक कर रहे हो तो ये सब चीज तभी पता चलेगा जब आप सेल्फ एनालिसिस करो। तो सेल्फ एनालिसिस वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सिलेबस है वो तो अच्छे से कवर होनी ही चाहिए, और देख लेना चाहिए कि सारे सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एंड यू कवर्ड। एंड यहाँ पे मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है तो बैंकिंग के भी एग्जाम्स देते रहिए, ज्वाइन करना है नहीं करना अलग बात है, क्योंकि हाँ, लोग बिजी रहेंगे। अगले मंथ मेरा ये एग्जाम्स है, फिर मुझे ये एग्जाम्स देना है। तो आप, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बैंकिंग दो, एसएससी दो, सीजीएल दो, अगर कुछ एज है तो सीपीओ दो, ऐसे भी 100 रुपीज 200 लगते हैं। तो एक आदमी को बिजी रखता है वो। यस। ठीक है, थैंक्स रवीश, यू गेव मी द थैंक यू। इनसाइट्स, और इनमें से मैं बात भी करना चाह रहा था। एंड दिस इज जस्ट 5 अटेम्प्ट, बहुत अच्छी बात है। मतलब यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ मीनिंग, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो कि नहीं 5 साल तक फाइट मारी जा सकती है। और छोटा बड़ा नहीं, वो मूविंग द माउंटेन्स है एक्चुअली, आप माउंटेन्स लेके मूव कर रहे हो और मूव कर रहे हो एंड टॉप पे पहुंच रहे हो। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स। थैंक्स रवीश। थैंक यू।